मुझे उस आवाज में हताशा नजर आती है। मतलब ये क्या बात हुई? हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, पर उन्हें सिखाया गया था कि आपको हर हाल में कप्तान की ही बात माननी होगी, तो उन्होंने मानी, जानते हुए कि वो फैसला गलत था। सुबह 4:09 पर कप्तान फिर से ब्रिज पर लौटे। उन्होंने कई बार बताया कि वो अब तूफान के पिछले हिस्से में हैं। एनटीएसबी को लगा कि कप्तान डेविडसन अब भी पिछली शाम को 5 बजे मिले बीवीएस पूर्वानुमान पर ही निर्भर कर रहे थे। डेविडसन का फैसला इसे मौसम के अनुमान पर टिका रहा होगा, लेकिन ये सूचना पुरानी और गलत थी। सच ये था कि वाकीन का केंद्र एल फैरो के 40 किलोमीटर पूर्व में था और जहाज 1 अक्टूबर 2015 कैरिबियन सागर में हरिकेन वाकीन की ताकत बढ़ती जा रही थी। इससे बचने के लिए इस इलाके में मौजूद सभी जहाज या तो समुद्र में आगे बढ़ गए थे या पुराने बहामा चैनल में शरण लिए हुए थे। एल फैरो नाम के इस जहाज के अलावा जो सीधा तूफान के केंद्र की तरफ बढ़ रहा था। जिस तरह से ये जहाज सीधा तूफान की तरफ बढ़ रहा था, ऐसा होते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। मास्टर मैरिनर किम मिल्स ने उन घटनाओं का अध्ययन किया है जो एल फैरो को झेलनी पड़ी थी। ये अपने ब्रिज सिमुलेटर में हवा, लहरों और उन तमाम चीजों की नकल कर सकते हैं जिनका 40 साल पुराने एल फैरो को सामना करना पड़ा था। ये एल फैरो का सिमुलेटेड ब्रिज है। हम वैसी ही स्थितियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका सामना उस समय इस जहाज ने किया होगा, और हरिकेन भी हूबहू वैसा ही। सामने से 2.5 मीटर ऊंची लहर आ रही है। लहर जोरदार है, लेकिन जहाज भी काफी बड़ा है। इसका वजन है करीब 30 से 32 हजार टन, और फिलहाल इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 अक्टूबर की सुबह 4:09 पर कप्तान डेविडसन ब्रिज पर पहुंचे। 8 घंटे पहले जब वो यहाँ थे, तब से हालात काफी बिगड़ चुके थे। जहाज को अब 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं झेलनी पड़ रही थी, जिसके कारण वो एक और 15 डिग्री पर झुक गया था। सुबह के 4:30 बजे हैं। हमें भी उस समय जैसी ही स्थितियां महसूस हो रही हैं। हवा की रफ्तार है करीब 111 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि बहुत ही तेज है। उस वक्त इस जहाज की हालत काफी खराब होने लगी होगी और इसका निचला हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब गया होगा। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। ऐसे में जहाज को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑटो पायलट भी एल फैरो को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर सुबह 4:43 पर फ्रैंक हैम से कहा गया कि वो जहाज को मैन्युअली संभालते हुए हवा की दिशा में रखें। लेकिन ऐसा करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। खैर, जैसे तैसे उन्होंने ये काम कर तो लिया, पर उन्हें अभी भी जहाज को सीधा करना था। क्रू जहाज को हवा की दिशा में बनाए रखने के लिए जूझ रहा था कि सुबह 5:43 पर निचले हिस्से से कॉल आई कि होल्ड नंबर 3 में पानी आ गया है। चीफ मेट जांच पड़ताल करने नीचे गए। पानी शायद होल्ड नंबर 3 के ठीक ऊपर मौजूद सेकंड डेक से आ रहा था। एल फैरो का सेकंड डेक भी इस जैसा ही था, जो काफी लंबा भी था, जिसमें होल ओपनिंग्स थी। मैं इन्हें कहूँगा साइड शेल ओपनिंग्स। ये ऊंची ऊंची लहरों में पानी को आने और निकलने में मदद करती हैं। एल फैरो की बनावट की वजह से डेक पर समुद्र का पानी आ सकता था, लेकिन नीचे वाले होल्ड्स की हिफाजत करना जरूरी था। वहाँ पानी जाने नहीं दिया जा सकता था। चीफ मेट ने होल्ड 3 में पानी के पहुंचने की पुष्टि कर दी। उन्हें लगा कि पानी एक स्कटल से आ रहा है। ये डेक 2 पर बनी एक खिड़की थी जो डेक नंबर 2 के ठीक ऊपर थी। हमें ट्रांसक्रिप्ट से पता चला कि चीफ मेट नीचे गए तो उन्हें एक हैच खुला मिला। वो हैच खुला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके जरिए पानी नीचे जाता था, लेकिन वो खुला था। उसका मुंह बहुत ही बड़ा था, इस वजह से जहाज में पानी भरने लगा। जहाज को हवा की सही दिशा में लाने के बावजूद वो सीधा नहीं हुआ और पानी खिड़की के जरिए अंदर आता रहा। कप्तान ने यह तय किया कि
हवा की वजह से ही जहाज एक तरफ को 15 डिग्री झुका है, तो अगर उसे घुमा दिया जाए तो शायद ये झुकाव ठीक हो जाएगा। लेकिन इंजन्स के लिए जहाज का इस तरह झुकना बड़ी समस्या होती है। इंजन नीचे मौजूद एक टैंक से एक सक्शन पाइप के जरिए तेल खींचता है। तो जब जहाज एक तरफ को झुका तो पाइप से तेल के बजाय सिर्फ हवा आने लगी। क्रू ने खिड़की को बंद कर दिया, लेकिन सुबह 6:13 पर इंजन बंद हो गए। अब ये जहाज पूरी तरह से कुदरत के भरोसे था। बिजली बंद हो गई थी, इंजन काम नहीं कर रहा था, यानी जहाज भारी मुश्किल में था उस वक्त। जहाज अब हवा के बहाव के भरोसे था। हालात बहुत संगीन हो गए थे क्योंकि बोट साइड वाली वेंटिलेशन के जरिए अब पानी आसानी से जहाज के निचले हिस्से में दाखिल हो रहा था। जहाज में काफी पानी भर रहा था और बढ़ते वजन के कारण उसका झुकाव भी बढ़ता जा रहा था। फिर पानी का अंदर आना और बढ़ गया, जिससे जहाज पानी में झुक गया। लिहाजा पानी का घुसना और तेज हो गया, यानी अब जहाज को बचाया नहीं जा सकता था। सुबह 6:13 पर अमेरिका का शिप एल फैरो एक भयंकर हरिकेन के केंद्र से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में था और इस पर मौजूद था 33 लोगों का क्रू। इसके इंजन बंद हो गए थे और ये बस तूफान के रहमो करम पर ही था। अगर कोई जहाज तूफान के दौरान समुद्र में हो और इंजन बंद हो जाए तो समझिए कि बहुत बड़ी मुश्किल है। तेज हवाओं की वजह से जहाज एक तरफ झुक गया। समुद्र का पानी उसके वेंटिलेशन शाफ्ट से होकर उसके निचले डेक तक पहुंचने लगा। जहाज भारी मुश्किल में था और अगर कोई शख्स जहाज के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है तो उसे ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहाँ से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। क्रू ने वाकई उम्मीदें छोड़ दी होंगी। जहाज के साथ साथ इसके क्रू के बच जाने की गुंजाइश भी तेजी से घट रही थी। लेकिन सुबह 6:48 पर सेकंड मेट डैनियल रैंडोल्फ ने एक कप कॉफी पीने की बात सोची। हालात कैसे भी हों, वो हंसना हंसाना नहीं छोड़ती थी। उसने कहा, चलो कॉफी पीते हैं। जैसे कॉफी सब ठीक कर देगी। हाँ, लोगों से पूछ रही थी, कैसी कॉफी पियेंगे आप? कॉफी, क्रीम और शक्कर। उसने तो कप्तान से भी कॉफी के लिए पूछा। आपको भी शक्कर दे दूं ना? फ्रैंक ने जवाब देते हुए कहा, हाँ कप्तान कॉफी लेंगे। हाँ, मुझे स्प्लेंडर देना, रेगुलर शुगर मत देना। इस पर डैनियल का जवाब था, नहीं नहीं। 10 मिनट बाद 7:01 पर कप्तान डेविडसन ने जहाज की मालिक कंपनी टोट मैरिटाइम में मदद के लिए कॉल किया, लेकिन वहां किसी सही व्यक्ति से बात नहीं हो पाई। क्या मेरी बात किसी QI से हो सकती है? थोड़ा इंतजार कीजिए सर। पहले आप अपना नाम बताइए। यस मैम, मेरा नाम है माइकल डेविडसन। अच्छा, और जहाज का नाम? एल फैरो। स्पेलिंग बताइए। ओह नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है। क्या मैं किसी QI से बात कर सकता हूँ? आपको रुकना होगा मिस्टर डेविडसन। ठीक है। और आखिरकार जब कप्तान का संपर्क टोट के एक मैनेजर से हुआ तो उन्होंने जहाज के संकट की बात बताई। फिर 7:29 पर उन्होंने जहाज को छोड़ने का अलार्म बजा दिया। क्रू से लाइफ बोट्स को पानी में उतारने को कहा गया। ब्रिज पर रह गए सिर्फ कप्तान और एबल सीमैन फ्रैंक हैम। मेरे लिए सबसे मुश्किल हिस्सा था ट्रांसक्रिप्ट के आखिरी भाग को पढ़ना, जब वो बड़ी मुश्किल में फंस गए थे और जहाज तेजी से डूबने लगा था। इस पेज पर फ्रैंक कहते हैं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तब जहाज पर वो और कप्तान थे। फिर फ्रैंक ने रोते और चिल्लाते हुए 2 लाइफ वेस्ट्स मांगी होंगी, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट में ऐसा लिखा है। मैं उनकी आवाज़ को महसूस कर सकती हूँ, जैसे वो कह रही हूँ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और कप्तान ने उनसे ना घबराने के लिए कहा हो।
सिर्फ ये दोनों ही जहाज पर थे और फ्रैंक हटना नहीं चाहते थे। मैं डूब रहा हूँ, तुम नहीं डूबोगे फ्रैंक। आजा, आप मुझे छोड़ दो मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ फ्रैंक। मुझे लग रहा है मैं डूबने वाला हूँ। नहीं, तुम नहीं डूबोगे फ्रैंक। बचाओ! और इसके बाद रिकॉर्डर में होने वाली रिकॉर्डिंग यहाँ पर बंद हो गई। तो मैंने ये सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जहाज पानी में डूब चुका था, तो रिकॉर्डर भी पानी में जाकर बंद हो गया होगा। यानी कि जहाज पानी में पूरी तरह से डूब चुका था। एल फेरो के डूब जाने के 2 साल से भी ज्यादा समय के बाद एनटीएसबी ने अपना फैसला सार्वजनिक किया। उसके मुताबिक इस हादसे की मुख्य वजह थी हरिकेन वाकिन से बचने की अपर्याप्त कोशिश, और इसमें अपने क्रू की बात न सुनना भी शामिल था। किसी जहाज पर जहाज और उसके क्रू दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कप्तान की ही होती है। तूफान की दिशा में बढ़ते रहने का कप्तान का फैसला शायद इस हादसे की सबसे बड़ी वजह था। एल फेरो के डूबने के बाद कम से कम इस बात से संबंधित लोगों को आपस में ये विचार विमर्श करने का मौका मिला कि अगर किसी की बात सही हो तो उसे मान लिया जाना चाहिए, उसी में सबकी भलाई है। रिपोर्ट्स में सुझाव दिए गए कि क्रू के बीच के संवाद को बेहतर बनाया जाए और कप्तान भी खुद को टीम का ही एक हिस्सा समझे। अपने साथियों को ऐसे हालात में नहीं डालना चाहिए जहां अगर उन्हें कप्तान का फैसला गलत लग रहा हो तो उसे बदलवाने के लिए उन्हें विद्रोह ही करना पड़ जाए। बेशक सबक सीखे तो गए हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत बड़ी है। मुझे गुस्सा तो आता है, लेकिन साथ ही डैनियल पर बड़ा नाज होता है। उसने कभी डर नहीं दिखाया। उसे हकीकत का अंदाजा अच्छी तरह से था। एक माँ होने के नाते मुझे उस पर गर्व है। मुझे हर दिन अपने भाई की बड़ी याद आती है। 29 सितंबर को सफ़र पे जाने से पहले उसने मुझे फ़ोन किया था। हमारे बीच आम बातचीत हुई। वो बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा हूँ, मुझे पहुँच के फ़ोन करना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जहाज पर जो नौजवान मारे गए, मुझे उनके लिए बहुत अफसोस है। एक लड़का तो अपने पहले सफ़र पर गया था। ज़रा सोचिए, उसके माता पिता को कितना अफसोस हुआ होगा। मैं बहुत तकलीफ में थी, लेकिन मैंने उससे बाहर निकलने की कोशिश की। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और इस परेशानी का सामना करे, तो मैंने बदलाव की कोशिशें शुरू की। अक्टूबर 2018 में इस जहाज के डूबने के 3 साल बाद हैम अलर्ट मैरीटाइम सेफ्टी एक्ट को फ्रैंक की याद में एक कानून बना दिया गया। हैम एक्ट की खास बात है एक ऐसा प्रावधान जो नाविकों को अज्ञात रहते हुए सुरक्षा से जुड़ी अपनी चिंताओं को रिपोर्ट करने का मौका देता है। मैं चाहती हूँ कि लोग जानें कि बेशक आप मरीनर हैं, लेकिन आपकी भी जिंदगी है। समुद्री जहाजों में एक बटन होता है और मरीनर अपनी पहचान छिपाए रखते हुए बटन दबा सकते हैं। दिक्कत यह है कि किसी गलत बात की खबर देने के बदले में आपकी नौकरी जा सकती है, पर इस बटन के जरिए शिकायत सीधी कोस्ट गार्ड तक जाती है और वो जान जाता है कि कुछ गड़बड़ है। उसने सचमुच एक नकारात्मक चीज को सकारात्मक बना दिया फ्रैंक की याद में, और मैं यकीन से कह सकती हूँ इससे कई लोगों की जिंदगियां बचेंगी। अगर कभी मिले तो वो पूछेंगे, तुमने ये सब मेरे लिए किया? वो जरूर पूछेंगे, और उन्हें इस बात पर शायद यकीन नहीं होगा। उन्हें यकीन नहीं होगा कि इस तरह का बदलाव लाया जा सकता है। फिर मैं कहूँगी, मुझे भी यकीन नहीं था, पर तुम्हारे लिए किया।